पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के वीडियोस पे प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज जो अपना चैप्टर है वो है उसका सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये अपना चैप्टर है। और जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे कम टाइम में हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और कैसे जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं क्लासेस में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, उनका यूज़ करके हम अपना टाइम बचाने वाले हैं और कम से कम टाइम में आंसर करने वाले। जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, स्पेस के सर्टन रीजन में, कोई भी स्पेस हो सकता है किसी भी शेप में, कह रहा विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, जिसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 0.2 मीटर क्यूब। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाएगा वो 5 वोल्ट पाया गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल की कोई बात नहीं किया है तो ये कह रहा है कि पूरे ही रीजन में द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल देके हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाह रहा है। क्या देके? पोटेंशियल देके हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, मतलब चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ कुछ मेंशन नहीं है। 5 वोल्ट पहले था, 5 वोल्ट अब भी है। तो अगर वोल्टेज में चेंज ही नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी सर। तो हम चाहे तो इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। ये रहा सोल्यूशन, आप इसमें भी समझ लें। क्या कह रहा है कि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। क्या होता है? E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। बट हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। इसीलिए क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? जीरो हो गई। समझ में आई बात? तो नीट 2020 का ये क्वेश्चन है, रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से हमें सीखना है कि एक फॉर्मूला जो होता है माइनस dV बाई dr, ये हमको याद रखना है। और कहीं भी अगर हमें पोटेंशियल कांस्टेंट दिख जाए तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, 2020 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहली चीज़ तो क्वेश्चन को समझने में टाइम देना है। जैसे इसने बोला डाइपोल, तो डाइपोल बना लेते हैं। डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्या था? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। कभी तो ये 2L लिखते हैं, कभी L लिखते हैं। तो हर फिलहाल के लिए हमने ये समझ लिया कि क्या है, आगे देखेंगे। और कह रहा है कि इसका डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था भाई? डाइपोल मोमेंट का सिंबल P था। 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम पर मीटर। ठीक है। और क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आया डाइपोल का, कितने डिस्टेंस पर? एट अ डिस्टेंस 0.6 मीटर। तो आर की वैल्यू कितनी होगी सर? 0.6 मीटर। 0.6 मीटर पर कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल। इसके सेंटर, डाइपोल के सेंटर से कितनी दूर? 0.6 मीटर पर। ठीक। और कहाँ पे? सिचुएटेड ऑन अ लाइन, लाइन पर सिचुएटेड है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? एक्सियल कंडीशन। यानी एक्सियल कंडीशन पर हमसे ये पूछ रहा है और एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अब बताओ भाई, 60 डिग्री दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो अगर केवल एंगल ना देता तो डायरेक्ट हम एक्सियल वाला फार्मूला लगा देते, पर एंगल देने की वजह से हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे। अब उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, 50 वोल्ट, 200 वोल्ट, 400 वोल्ट और जीरो। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला याद है, फार्मूला क्या होता है डाइपोल की वजह से पोटेंशियल पर? पी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या कह सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख दे? के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हम याद करें, इसमें हमने बताया था कि अगर किसी भी एंगल पर हो थीटा, तो जो इसका ये एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आता है दैट इज ई कॉस थीटा, और ये इक्वेटोरियल लाइन पर आता है ई साइन थीटा। ठीक है, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो कॉस थीटा हमारा आ गया पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। के, या कह लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखी है तो हमने भी रख दिया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, वैल्यू पुट करते समझेंगे। डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू दे रखा है, वो भी रख दिया हमने। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ये भी रख दिया।
और ये स्क्वायर सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। इसको देखने के बाद पता चला, पर कैलकुलेशन कम करनी है एग्जाम में, इसको देखने के बाद पता चला कि आंसर 0 नहीं हो सकता। यहाँ दिख रहा है 9 है, 16 है, तो 50 भी नहीं हो सकता, ठीक। अब इन्हीं दोनों में से है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये कितना आ जा रहा है, लगभग 144, ठीक। पावर को हम देखते ही नहीं क्योंकि पावर से ये कैंसिल भी हो जाएगा। 144 का हाफ, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 72, ठीक। अब 72 के बाद ये है 0.6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10⁻²। अब इसे ध्यान से देखें और सॉल्व करने से आपके सामने ही आंसर है, ये 2 टाइम्स जाएगा तो 2 आना ही चाहिए, तो 200 वोल्ट। तो कैलकुलेशन में भी अपना टाइम बचाए। जैसे अगर फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे हमने देखा नीट 2020 का पैटर्न ये था कि वो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछता था, तो इससे हमें आइडिया लगना चाहिए। जैसे आप पिछला क्वेश्चन भी देखें, फार्मूला बेस्ड था, तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए। अब इसके साथ आपको 3 फार्मूले याद होने चाहिए, एक्सियल कंडीशन में पोटेंशियल, इक्वेटोरियल में पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल, एंड जनरल पोजीशन जो होती है। 3 ये याद कर लें फार्मूले, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के कर लें, तो आपकी नीट 2021 की प्रिपरेशन में और बूस्ट होगा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा ओडिशा 19 का क्वेश्चन, ओडिशा नीट 2019 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का ये है, आप सॉल्यूशन पार्ट देखेंगे तो आपको लेंदी लगेगा, पर अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, अप्रोच आपकी क्लियर है, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे इसने कहा कि 2 मेटल स्फेयर, 2 मेटलिक स्फेयर है, एक का रेडियस है कैपिटल आर और एक का रेडियस कितना है सर, 2r, ठीक है। तो दोनों के रेडियस की बात करें तो रेडियस का रेशियो है 1:2। हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज भी सेम है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड, पहले तो इनको कॉन्टेक्ट में लाया, हमें पता है कॉन्टेक्ट में लाते ही क्या हो जाता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, या बेसिकली कह लो चार्ज। तो अगर आपको ध्यान हो, अगर ध्यान हो आपको, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत कम समय में हो सकता है। वो क्या था कि चार्ज हमेशा रेशियो में डिवाइड होता है। अब हमें मान लो ये नहीं याद है कि डायरेक्टली की इन्वर्सली, तो हो सकता है आप 1:2 की बजाय 2:1 देख लो। तो आप ऑप्शन चेक करो कौन सा डबल है, क्या 5/6 का डबल ये 5/2 है, तो ये डबल नहीं है सर। ये डबल है क्या, ये भी डबल नहीं है, तो 1/3 है, ठीक। ये डबल है क्या, नहीं है, बट ये है, देखो ना आप, ये इसका डबल है, आसानी से कोई भी एक डबल मिल गया, ये डबल मिल गया तो ये अपना आंसर हो जाएगा। कैसे पता चला सर, देखो डबल का मतलब ये 5/3 है, ये कितना है 5/6। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे इसमें, ये कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो हमें पता चल रहा है कि ये इसका क्या है, डबल है, ठीक। ये इसका क्या है, डबल, हमने पढ़ रखा है ना, बोलो भाई 2:1 में डिवाइड हो जाएगा, तो 2:1 में डिवाइड होगा ऑप्शन से। अदरवाइज इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से लगाना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसने सोल्यूशन पार्ट को इरेज करते हैं। वो क्या कहता है, इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज। चलिए हम सोल्यूशन से ही देखते हैं। आइए अब इसके सोल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। तो जब हमने कोई कनेक्शन नहीं किया था, तो बिफोर कनेक्शन जो Q1 पर चार्ज था, ये स्फीयर फर्स्ट है, ये जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या थी, सिग्मा इंटू 4 रेडियस का स्क्वायर। और Q2 दूसरे वाले पे क्या था, सिग्मा तो था ही, 4 और रेडियस कितना था, 2r का होल स्क्वायर। तो जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, नेट चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो उसकी वजह से अब हमारे पास देखिए नेट चार्ज क्या आएगा, हमें पता है कि चाहे आप कनेक्ट कर दो चाहे कुछ भी कर दो, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा बट चार्ज लॉस नहीं होगा। मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। तो आफ्टर कनेक्शन जो चार्ज होगा वो इनिशियल चार्ज के बराबर होगा। और ध्यान से देखें, अगर ये इसका 4 टाइम्स है तो ये हम कह सकते हैं कि 5Q1 होगा। और Q1 की वैल्यू क्या है, ये सिग्मा 4πr²। देखो आप, ये इसका क्या है 4 टाइम्स है, तो डायरेक्ट 5Q1 लिख दिया हमने, है ना। अब उसके बाद जब दोनों को कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, हमें पता है कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कब तक होता है, जब तक चार्ज के पोटेंशियल इक्वल ना हो। तो भाई जब ये इक्वल हो गया तो न्यू चार्ज अपॉन रेडियस, क्योंकि के से के तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा फार्मूले में, और आर से आर कैंसिल हो गया, तो जो रेशियो आया Q2 डैश का वो कितना आ गया, 2Q1 आ गया, ठीक है सर। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ वैल्यू उठा के अगर रख दिया जाए तो ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग है आफ्टर, इतना सॉल्व करने के बाद क्या है, वैल्यू पुटिंग। अदरवाइज अगर हम कॉन्सेप्टली स्ट्रांग है और ऑप्शन जब हमारे पास है ही, तो
कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आपका क्वेश्चन का आंसर कैसे है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या है, सिलेक्शन लेना है, और स्पेशली तब जब हमारे ऑप्शन ऐसे दे रखे। देखिए मैं ये नहीं कहता कि हर बार ऑप्शन मिल ही जाएगा, बट मोस्ट ऑफ, इसीलिए मैंने डाटा भी एग्जाम के लिए, क्वेश्चन भी एग्जाम के और ऑप्शन भी, तो मोस्ट ऑफ द केस में अगर ऑप्शन ऐसे बन रहे हैं तो आप ऑप्शन का फायदा जरूर उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2014 का क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा। अ कंडक्टिंग स्फेयर, कोई कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक, और उसकी रेडियस है r, उसको कोई चार्ज दिया गया कैपिटल Q बता रहा, तो कह रहा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। सेंटर ऑफ द स्फेयर पर क्या क्या बताना है, पहली चीज देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहला आंसर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने पढ़ा, वो भी कहाँ, सेंटर पे, तो हमने पढ़ा है। अगर आपको रिजल्ट याद है तो आपका टाइम बच जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं। कैसे ऑप्शन से बचेगा, आइए ज़रा समझते हैं। हमें पता है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये तो कह रहा है कि पोटेंशियल जीरो होगा, ऑप्शन गलत। कह रहा है दोनों ही जीरो हो, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो भाई यही ऑप्शन बच गया, ये कह रहा है इक्वल है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेंटर पर एक कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जबकि पोटेंशियल कितना होता है, KQ/4πε0r। तो ये हमको अगर याद रहे रिजल्ट तो हमारे आंसर आसानी से आ जाएंगे। ये देखिए जरा क्या कह रहा है, फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर पोटेंशियल एट द सेंटर इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑन द स्फीयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये कितना होता है, जीरो। क्यों होता है, सिमेट्रिकल, ये इधर का चार्ज इसको कैंसिल कर देगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को, इधर का इधर, तो सारे सिमेट्रिकल होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है, जीरो। नीट 2014 का क्वेश्चन जो रिजल्ट आपको याद करने चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन है 2012 का क्वेश्चन है। आप देखें क्या कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस हैं, वो कहाँ पे रखे हैं, एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हैं। तो जो रिलेशन बताना है कैपिटल Q और स्मॉल q की, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम देखिए कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे एक कॉर्नर पे हमने -Q रख दिया, इसी सीक्वेंस में रखेंगे, A B C D रख दिया हमने, सारे कॉर्नर्स पे हमने चार्जेस को रख दिया, और उसकी साइड जैसे जैसे कहा उसने बना दिया। अब देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ ये पार्ट को देखने की नीड भी नहीं है, हमें पता है कि चारों ही पार्टिकल की डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है। तो जो भी पोटेंशियल में चेंज आएगा वो चार्ज की वजह से आएगा, तो क्यों ना चार्ज पे ही बात कर लीजिए, क्योंकि ये सब तो कॉमन ही आने वाला है और ओवरऑल जीरो जाने वाला है। तो एग्जाम टाइम में हमारा टाइम कैसे बचेगा, ऐसे क्वेश्चन दोबारा आते हैं, रिपीट बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमें क्या करना, जितने भी चार्ज रखे हैं उन्हीं का सम कर लेना है, -Q1 माइनस स्मॉल q प्लस 2Q प्लस 2Q इक्वल्स टू क्या, जीरो। आइए जरा सॉल्व करते हैं। -Q का मतलब -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस कैपिटल Q, -Q प्लस Q, ये कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा बोलो भाई, प्लस Q। यहाँ से पता चल रहा है कि कैपिटल Q की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -Q के बराबर। ये ऑप्शन गलत हुआ, ये सही हो गया, ठीक। तो इस तरह से टाइम बचा सकते हैं, आप सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे। क्यों ऐसा किया हमने, देखो हमें पता है कि हमने सॉल्व किया है क्लासरूम में, तो जब हम क्लासरूम में सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे एक आइडिया लगने लगता है कि ये जब डिस्टेंस इक्वल है, ठीक, देखो सब में डिस्टेंस इक्वल है, यही डिस्टेंस लेनी है, ये सब में कॉमन आता ही है। और जब यहाँ पे नेट जीरो कर रहे हैं तो पोटेंशियल में जो भी चेंज आएगा वो इसकी वजह से, ये पोटेंशियल घटाएगा, ये भी घटाएगा, ये भी घटाएगा, ये दोनों बढ़ाएंगे, है ना, तो उसकी वजह से। तो देखिए ऐसे स्मार्ट अप्रोच से हम क्वेश्चन के आंसर 2 सेकंड में भी निकाल सकते हैं। ये तो मैं समझा रहा हूँ, आप उससे पहले भी, जैसे अब इसी क्वेश्चन को ले लें, अब ये क्वेश्चन आया, अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ क्वेश्चन तो बहुत समय ले सकता है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये प्लस ये माइनस और हमसे यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहा है। कहानी पे समझा देता हूँ कि 4 चार्जेस हैं, एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हैं और साइड है 2L, तो मतलब ये L ये भी L, ठीक है। अब करेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पे बतानी है, तो हमें पता चल रहा है कि दो तो पोटेंशियल बढ़ाने वाले हैं, दो तो घटाने वाले हैं, तो बीच में माइनस साइन जरूर आना चाहिए। ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें माइनस साइन नहीं और जीरो होगा नहीं। जीरो क्यों नहीं होगा, अगर सेंटर पे होता तो जरूर जीरो होता, पर यहाँ होने की वजह से जीरो नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।
समझ में आ गई बात। अदरवाइज इसको सॉल्व करने की बात करें तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए जरा। जैसे अब हमें इस पर निकालना है तो पहले हम P की वजह से देखेंगे, तो 1/4πε0 तो सब में कॉमन रहेगा। P पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू, फिर P से A तक की डिस्टेंस कितनी है, पूरी 12 थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L। ऐसे देखो S पे जरा देखो, चार्ज उसका मैग्नीट्यूड विद साइन प्लस क्यू, फिर A से S तक की डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस 2L है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी L। सही है, समझ में आ गई बात। यहाँ देखते हैं, अब कुछ चार्ज इसकी वजह से भी होगा, तो देखो ये L है, ये 2L है, तो अंडर रूट बोलो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 5, और प्लस साइन के साथ लेते हैं चार्ज, तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू, और सॉल्व कर लेंगे ये आंसर आ जाएगा। बट मैंने आपसे कितनी बार बार कह रहा हूँ ये बात कि अगर हमारे पास ऑप्शन है और हमारा कॉमन सेंस ठीक ठाक काम करता है, तो कई बार जो बच्चे सॉल्व करके आंसर निकाल रहे हैं, हम देख के आंसर निकाल लेंगे। और जनरली एग्जामिनर यही अप्रोचेस रखता है कि बच्चा अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, रटा ना हो सब्जेक्ट को, तो वो ऑप्शन देख के आसानी से आंसर को जज कर सके। ये सारे आपके देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और उनके ऑप्शन भी वही है, कुछ बदला नहीं है, ये कहानी है। अगला क्वेश्चन नीट 2017 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायग्राम बिलो शो द रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल। ये वर्ड को ध्यान से देखिएगा जरा, इक्विपोटेंशियल का मतलब ऐसी सरफेस जहाँ के पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो या कह लो सेम हो, और हमसे कह रहा है कि किसी चार्ज को मूव कराना है कहाँ, ए से बी तक, तो सबसे ज़्यादा वर्क डन कहाँ होगा। अरे हमने तो पढ़ रखा है कि इक्विपोटेंशियल में किसी चार्ज को मूव कराने का वर्क डन कितना होता है, 0, तो हर एक में कितना हो जाएगा 0 होने की वजह से कह रहा है कि इन ऑल दी 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये नीट 2017 का सवाल था इक्विपोटेंशियल का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, ये क्वेश्चन आया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से समझे। कह रहा है कि पोटेंशियल दे रखा है रीजन में और एक्सप्रेस किया गया एक्स वाई जेड, जनरली इक्वल्स टू क्या होते हैं माइनस dv/dr, पर फंक्शन आर का नहीं दिया, एक्स वाई जेड का दिया है। आर का दिया होता तो डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो अगर इस केस में दिया हो तो हम डिफ्रेंसिएशन तो करते हैं, पर किसके क्या करते हैं भाई, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। क्या करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। ये याद करें आप, माइनस dv/dx प्लस del v/del y, ऐसे ये करके, और हम उसके बाद आंसर तक पहुंचते। पर हमको आंसर देखना है और हमारे पास ऑप्शन है, तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा उसे देखिए, इस पूरे फंक्शन को, और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है उसे समझे, इस पूरे को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जो x के अलावा टर्म है वो सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो हमें पता चल रहा है कि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 6y आई कैप। अब आप ध्यान से समझें तो आप लगभग आंसर के करीब पहुंच ही चुके हैं, और y की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ तो -6 आई कैप आएगा, ये दो ऑप्शन में नहीं है। अब इन्हीं दोनों में से कोई तो होगा, इन्हीं दोनों में से कोई तो होगा। अब हमको इन दोनों में देखना, अब हम अपना टाइम कैसे बचाएंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सब में y है, इक्वेशन लेंदी बनेगा, पर z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ z नहीं, यहाँ z नहीं। इसको जैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 2y आ जाएगा, और y की वैल्यू रखो जरा कितनी है, अरे y की वैल्यू बोलो कितनी, 1, तो 2k कैप। तो कोई ऑप्शन है जिसमें 2k कैप है, ये तो देखा हमने, dy भी नहीं निकाला तो भी आंसर आ गया। तो इसलिए कहा स्मार्टली वर्क करना, ये नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करना है, हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि हम कैसे आंसर तक पहुंचते हैं कम से कम टाइम में। अदरवाइज आप del y भी निकालते फिर वो लेंदी प्रोसेस हो जाता, del y निकालते तो क्या आता जरा देख लीजिए आप, मैं इधर लिख देता हूँ, इसका डिफ्रेंसिएशन करते कितना आता 6x, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करते -1, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करते +2z। तो आप देखो फिर वैल्यू रखते सॉल्व करते, तो अब इसी में कुछ बच्चे 1 से 2 मिनट खराब कर देंगे, फिर कहेंगे कि पेपर लेंदी आया था, हमको 3 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि स्मार्ट अप्रोचेस को सीखे, ठीक है, और स्पेशली तब जब हमारे पास ऑप्शंस हो। चलिए फिर